हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और जो आपका बिल्कुल पेपर का प्रारूप होगा उस तरीके से हम आपको बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन करवाते चलेंगे। ये हमारे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। किस चीज़ का दोस्तों? प्रीवियस ईयर, यानी कि जो आपके एग्ज़ाम पहले हो चुके हैं। ये आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड का है। हम जो आज आपको कवर करवाने हैं वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, TPES यानी कि टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, और उसके बाद मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ में इलेक्ट्रीशियन। देखिए, जो आज का जो हमारा पेपर है ये सभी ट्रेड को मद्देनजर रखते हुए इसमें सारे क्वेश्चन वही है जो सिमिलर है। ये किन किन ट्रेड के लिए सिमिलर है? सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। उसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस। उसके बाद बात करते हैं हम TPES यानी कि टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। उसके बाद हम बात करते हैं IT का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सारी ट्रेड को मद्देनजर रखते हुए हम तैयारी करनी शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, देखो, सुरक्षा चिन्ह सभी के सेम होते हैं, आग सभी के लिए सेम होती है। एक चीज़ समझो, एक चीज़ होती है, आपको भी पता है कि 2 और 2 4 है। वही चीज़ आप यदि दूसरे क्लास में जाते हो, मान लो अपने हाई स्कूल में कोई चीज़ पढ़ ली कि 2 और 2 4, तो इंटर में भी 2 और 2 4 ही है, हाई स्कूल में भी 2 और 2 4 ही है, 11th में भी 2 और 2 4 ही है। तो उसी तरीके से देखो, ट्रेड के नाम बदले हैं। ट्रेड के नाम बदलने से सिलेबस का कुछ पार्ट बदलता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हुआ, उसके बाद मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, TPS हुआ, IT हुआ, और साथ में आपकी एक नई ट्रेड इलेक्ट्रीशियन। कौन सी दोस्तों? इलेक्ट्रीशियन, ठीक है ना, जो आपकी इलेक्ट्रीशियन नाम की ट्रेड है। इसमें भी बिल्कुल सिमिलर से है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये सारे ट्रेड को हम मद्देनजर रखते हुए तैयारी करेंगे। यदि आपको अपना लेवल जानना है तो जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, हम आपको कुछ समय देंगे, उसके साथ साथ आपको जवाब देना है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है, अनिवार्य सड़क चिन्ह का आकार कैसा होता है? अनिवार्य का मतलब जो काम आपको करना ही करना होता है उसका जो आकार होता है कैसा होता है? वर्ग, गोला, त्रिकोणीय, आयताकार। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के आपके सुरक्षा चिन्ह होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपका यहाँ दिया हुआ है अनिवार्य। क्या दोस्तों? अनिवार्य। उसके बाद कौन सा होता है? सूचनात्मक, ठीक है, सूचनात्मक। उसके बाद सूचनात्मक होगा, उसके बाद आपका निषेधात्मक, निषेधात्मक, ठीक है। अब आपका एक चिन्ह रह गया, कौन सा? देखो, अनिवार्य हो गया, सूचनात्मक हो गया, निषेधात्मक हो गया, मैनोटी साइन। ये आपके कुल मिला के सारे साइन हो चुके हैं। इसमें एक साइन आपका रह गया है। और वो जो साइन जो रह गया है, देखो दोस्तों, जब हमने आपको बताया है कि सुरक्षा चिन्ह आपके कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो दोस्तों, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब आपको पता है कि 4 प्रकार के होते हैं तो एक बार आपको एक दायित्व बनता है, क्या, कि आप एक बार उन्हें अच्छे तरीके से देख ले। देखिए, चौथा नंबर क्या होगा आपका? चेतावनी। क्या होगा दोस्तों? चेतावनी, चेतावनी, ठीक है ना। अब इनकी आकृति के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो आपका सूचनात्मक होता है, इसकी जो होती है एक तरीके से, चलो यहीं से समझते चलो, जो आपकी त्रिकोणीय होते हैं वो आपकी चेतावनी की होती है। क्या होती है? जो आपकी चेतावनी होती है, चेतावनी की आकृति त्रिकोणीय होती है, जबकि आयताकार जो होती है आपकी सूचनात्मक की होती है। अब सूचनात्मक का आप यूज़ कहाँ करते हैं? देखिए दोस्तों, सूचनात्मक का यूज़ कहाँ होता है? सूचनात्मक का यूज़ होता है जैसे कि आप जब सड़क पर जाते हैं तो आपको सूचना दी जाती है किस तरीके से, कि ये वाला रास्ता आपको दिल्ली के लिए जा रहा है, मेरठ के लिए जा रहा, मवानी के लिए जा रहा, या आपका अन्य कहीं जा रहा। तो आपने देखा होगा ये इसी प्रकार का साइन है, तो वो एक आयताकार फॉर्म में होता है। कैसा होता है? एक आयताकार फॉर्म में होता है, इस तरीके से होता है। इसकी जो पृष्ठभूमि होती है आपकी ग्रीन होती है, ठीक है। उसके बाद त्रिकोणीय का मतलब क्या होता है? त्रिकोणीय का मतलब होता है एक तरीके से चेतावनी देता है कि ये काम यहाँ नहीं करना, ठीक है ना, यानी कि ये काम आपको नहीं करना। उसके बाद जो आपका होता है अनिवार्य, अनिवार्य का मतलब यह काम आपको करना ही करना है। जैसे कि आप बाइक चला रहे हैं तो आपको हेलमेट ओढ़ के चलना ही चाहिए, ठीक है ना। देखो, चलना ना चलो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन वो काम आपको करना ही। यदि आप किसी वर्कशॉप में काम करते हैं तो आपको रबड़ के शूज़ पहनने चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए, और आंखों की सेफ्टी के लिए आपको चश्मा लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सारे यूज़ करने चाहिए। तो इसी तरीके से ये आपकी जो आपने देखा है ये सारी चीज़ जो है आपके इसके अंतर्गत ही आती है। निषेधात्मक का काम होता है जैसे कि बीड़ी पीना मना है, या नो पार्किंग जैसा, ठीक है ना। तो इसकी आकृति भी कैसी होती है? गोल। तो इसने कहा अनिवार्य चिन्ह का आकार कैसा होता है? तो इसका अनिवार्य चिन्ह का जो आकार होता है वो आपका गोल होता है। तो यानी कि गोल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी A2, ठीक है ना। क्या है दोस्तों? A2। उसके बाद है नेक्स्ट। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है उपकरणों को, ठीक है, हाँ,
उपकरणों को स्थानांतरित करते समय पैरों को कुचलने से बचाने के लिए आपको किस प्रकार की टॉप कैप का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले जब भी आप किसी भी, मान लो आप किसी कंपनी में या किसी वर्कशॉप में किसी इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको वहाँ किस किस चीज़ का पालन करना है। और पालन का मतलब क्या होता है दोस्तों? पालन का मतलब कुछ नहीं, सिर्फ पालन का मतलब इतना ही होता है, जैसे मान लो उपकरण आपको एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुँचाने हैं। क्या करने हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने हैं। तो वहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको सेफ्टी का पालन करना है। तो जैसे कि आपका पहला ही ऑप्शन क्या है? स्टील की टोपी। क्या है दोस्तों? स्टील की टोपी। उसके बाद है प्लास्टिक की टोपी। उसके बाद रबड़ की टोपी और चमड़े के पैर की टोपी। तो आपको जो इसमें यूज़ करना है, स्टील की टोपी का यूज़ करना है। अब देखिए, स्टील की टोपी का ही क्यों प्रयोग करना है? आपकी यदि मशीन भारी हो, ठीक है, यदि आपकी मशीन भारी हो तो उसमें आपके साथ समस्या क्या होगी? यदि आपके पैरों पे गिर जाए, यदि आपके प्लास्टिक के जूते हो तो भी कट जाएंगे, रबड़ के जूते हैं तो भी कट जाएंगे, चमड़े के तो भी कट जाएंगे। लेकिन नहीं कटेंगे तो कौन से? स्टील की टोपियाँ के जूते आपके नहीं कटेंगे। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है? बिजली के झटके से पीड़ित व्यक्ति के लिए क्या उपचार उपलब्ध है? अब जैसे कि पहले ही क्या है ऑप्शन, उसे पानी उपलब्ध, यानी कि पानी देना चाहिए, पीड़ित को ठंडा रखे, या पीड़ित को ठंडा रखना चाहिए, या पीड़ित को कोट से ढक दे, या पीड़ित को कोट से ढक देना चाहिए, या एक ऑप्शन और रह गया जो कि इसमें नेक्स्ट स्लाइड में है। तो इसका क्या होगा? अब देखिए इसमें है ऑप्शन आपका क्या दिख रहा है? एक चीज़ आपको दिख रही है इसमें, इंग्लिश में तो आपको दिख रहा है मूव टू वे, मतलब वेटिम ए द पैलेस। तो यानी कि क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है कि पीड़ित को, अब आ गया, ठीक है ना, तो पीड़ित को हवादार जगह पर ले जाना चाहिए। दोस्तों ये हमने इससे पहले एक पीडीएफ में क्वेश्चन करवाए थे जो कि स्पेशली मैकेनिक कंज्यूमर की थी, उसमें हमने क्वेश्चन बताया था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन था पीड़ित को हवादार जगह पर ले जाना चाहिए। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि A4, पीड़ित को हवादार जगह पर ले जाना चाहिए, या वहाँ से भीड़ हो रही हो तो आपको क्या करना चाहिए? भीड़ को अलग अलग करना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ग सी की आग के लिए अग्निशमक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसने क्या कहा? वर्ग सी। दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक छोटी सी चीज़ पता होनी चाहिए, क्या कि आपकी जो आग होती है, क्या होती है दोस्तों? जो आपकी आग होती है, आग आपकी कितने प्रकार की होती है दोस्तों? आग होती है आपकी 4 प्रकार की। कौन कौन सी? क्लास ए, क्लास बी, सी और डी, यही होती है। ठीक है ना, यहाँ क्लास है, हाँ ठीक है। अब क्लास ए के अंतर्गत कौन सी आती है? लकड़ी और कागज़ से लगने वाली, ठीक। और बी के अंतर्गत कौन सी आती है? बी के अंतर्गत आती है आपकी पेट्रोल और डीजल से लगने वाली। अब बहुत सारे दोस्तों को तो अभी सही पूछो तो यही नहीं पता कि आग किस किस कारणों से लगती है। तो देखो दोस्तों, यदि आपने अभी भी तैयारी ना करी हो तो आपको बहुत अच्छा मौका है, हर एक चीज़ को बहुत तरीके से समझाया जाएगा। यहाँ से क्या होगा? लकड़ी कागज़ से लगने वाली। बी में आपकी क्या होगी? पेट्रोल डीजल से लगने वाली, पेट्रोल और डीजल से लगने वाली। सी में आपकी गैस से लगने वाली, ठीक है ना। और डी में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है ना दोस्तों, जो आप कमेंट सेक्शन में बताना है कि डी से लगने वाली आग कौन सी है, ठीक है ना, वो किसके अंतर्गत आती है, तो ये चीज़ आपको बतानी है। अब उसके बाद देखिए इसने क्या पूछा? वर्ग सी की आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक यंत्र का मतलब होता है उसे बुझाने के लिए, ठीक है ना, उसे बुझाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपके पास फोम का प्रकार है, पानी की जेट है, और सूखा चूर्ण है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो आपका सही आंसर होगा, यदि देखो दोस्तों जैसे हमने पहले भी कहा, जितने छात्रों को यदि पता हो तो एक बार बता जरूर दिया करो, ठीक है ना। तो एक बार क्या कर लिया करो? बता जरूर दिया करो। तो जैसे कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A3, सूखा चूर्ण। क्या है दोस्तों? सूखा चूर्ण। उसके बाद है नेक्स्ट। वर्ग ए की आग के लिए किस अग्निशमक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ए में लगने वाली आग, लकड़ी और कागज से लगने वाली आग ए के अंतर्गत आती है, उसे आप नॉर्मली पानी से बुझा सकते हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पानी से बुझा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आग बुझाने के लिए फोम से कंबल लपेटने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? कूलिंग, शीतलक यानी कि, उसके बाद स्टार्विंग, ठीक है, उसके बाद स्मूथरिंग या हीटिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्मूथरिंग हो जाएगा। और एक चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना, आग लगने के 3 कारण होते हैं। कौन कौन से? मतलब सॉरी, जो आग जो लगती है 3 तत्वों से मिलकर लगी होती है। किन किन से?
ईंधन, ऑक्सीजन, ईंधन, ऑक्सीजन और हीट, ठीक है ना। तो इन तीन चीज़ के बगैर आपकी आग भी नहीं लग सकती। तो आग लगने के लिए तीन तत्व होने चाहिए। आपने हाई स्कूल इंटर में प्रैक्टिकल करा होगा। यदि आप एक मोमबत्ती जलाते हो और उसके ऊपर एक कंच का गिलास या कोई मतलब इस तरीके से रख देते हो कि उसके अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो जाए, तो आपके अंदर हीट है उस मोमबत्ती के अंदर और ईंधन भी है, लेकिन ऑक्सीजन खत्म होने के कारण वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रू ड्राइवर का उद्देश्य क्या है। जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, क्या होता है, स्क्रू को पकड़ना या स्क्रू को कसना या ढीला करना, बोल्ट को कसना या ढीला करना। चौथा ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे है, लेकिन इसका आंसर इसी में है, स्क्रू को कसना और ढीला करना। स्क्रू को कसना व ढीला करना। आप भी जानते हैं स्क्रू ड्राइवर नॉर्मल, आप पेचकस का नाम सुना ना, पेचकस। तो पेचकस का काम क्या होता है, पेच को खोलना और बंद करना है, ढीला करना। तो वही इसमें इसने बताया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड, हाँ ठीक है, हाँ वुड राइप फाइल का उपयोग है। तो वुड राइप का प्रयोग क्या है, 90 अंश कोण के लिए, धातु को काटने के लिए, या सॉफ्ट किनारे को करने के लिए, या प्राथमिक कच्चे माल के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि A4, ठीक है ना, A4 प्राथमिक कच्चे माल के लिए। देखिए छोटी छोटी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है हाँ इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, लकड़ी का, प्लास्टिक का, या रबड़ का, या लोहे की धातु की चादर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धातु की चादर का। तो इसमें क्या करते हैं, धातु की चादर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, टेपर जैसी फनल जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, विशेष का, एंगल स्टील का, या स्टेक का, या ब्लो होन स्टिक का। तो आपको प्रयोग किया जाता है ब्लो होन स्टिक का। आप देखिए दोस्तों एक चीज़ और देख पा रहे हैं कि आपका जो भी पेपर चल रहा है, ठीक है ना, जो अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, जो अभी आप पढ़ रहे हैं वो क्या है, यहाँ आपको बीचों बीच एक चीज़ दिखाई दे रही है, क्या, ट्रेड थ्योरी। अभी आपकी क्या चल रही है, ट्रेड थ्योरी, क्योंकि हमने आपको बताया क्या है, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है आपका, ठीक है ना। तो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग, स्क्रू ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करके कौन सा कोण जांचा जाता है, 45 अंश, 60 अंश, 75 अंश, या 90 अंश। तो इसमें आपका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 अंश, ठीक है ना। जो ट्राई स्क्वायर होता है वो 90 अंश को जांचता है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन के उपयोग में किए जाने वाले ड्रिल बिट का अधिकतम आकार होता है। देखिए दोस्तों यदि वो विद्युत कहता है, विद्युत ड्रिल मशीन, ये कह रहा है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, हैंड ड्रिल मशीन, हैंड भी कहा है इसमें साथ में। तो इसने पूछा है वाली ड्रिल का अधिकतम आकार कितना होता है, तो 6.5 mm। ऊपर से देख लो आप 0.35, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो 6.25 है, ठीक है ना। तो यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल उसका सही होने वाला है। चलो उसके बाद है नेक्स्ट, चित्र में दिखाए गए काटने के कार्य में एक्स से चिन्हित तीर द्वारा क्या दर्शाया गया, कट की दिशा, दाब की दिशा, ब्लेड की उल्टी दिशा, ब्लेड की गति की दिशा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दाब की दिशा, यानी कि जो यहाँ से दर्शाई गई है ये दाब की दिशा दर्शाई गई है, यानी कि प्रेशर की दिशा, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर, ठीक है ना। क्या दर्शाया गया दोस्तों, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर। उसके बाद उच्च शोर स्तर के लिए प्रयुक्त पीपीई का नाम क्या है। शोर का मतलब क्या है, कहने का मतलब पर्सनल पीपीई। सबसे यहाँ से दोस्तों तुम्हारे लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, पीपीई, इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। क्या बतानी है, फुल फॉर्म, ठीक है ना। फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है कि पीपीई की फुल फॉर्म क्या है। अब इसने कहा उच्च शोर आपको कहाँ सुनाई देगा, कानों में। और कानों की सुरक्षा के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, एयर मफ्स का, ठीक है ना, एयर मफ का प्रयोग करेंगे, मफ्स का प्रयोग करेंगे। एयर का मीन्स कान, आपको पता है कानों की सुरक्षा के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट, चित्र में दिखाए गए टूल का नाम बताओ। दोस्तों सबसे पहले तो आप इस टूल को देख लो, आपको उसकी आकृति किस तरीके से दिखाई दे रही है। हैमर ये नहीं है, स्क्वायर ये नहीं है, सेंटर पंच ये है। क्या है दोस्तों, सेंटर पंच, क्या है ये, सेंटर पंच। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, निषेधात्मक संकेत का आकार होता है
देखिए दोस्तों, निषेधात्मक भी आपको बताया था, अनिवार्य भी गोल होता है, निषेधात्मक भी गोल ही होता है। लेकिन दिक्कत क्या है, जो आपका निषेधात्मक होता है, क्या होता है दोस्तों, जो आपका निषेधात्मक होता है वो इस तरीके का होता है, उसमें इस तरीके का बस एक क्रॉस लगा होता है। आप यहाँ बीड़ी सिगरेट कुछ भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, कुल मिलाकर इस तरीके से, या आप ऐसा समझ सकते हो पार्किंग, ये क्या कह रहा है, नो पार्किंग, ठीक है। तो इसका आकार कैसा हुआ, गोल। निषेधात्मक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, मेटल शीट में स्क्राइबर का क्या उद्देश्य है, ब्लेडिंग के लिए, कटिंग के लिए, मार्किंग के लिए, जुड़ने के लिए। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका मार्किंग के लिए। कौन सा दोस्तों, 17 का हो जाएगा आपका मार्किंग के लिए, यानी कि इसका प्रयोग हम काहे के लिए करते हैं, मार्किंग के लिए। उसके बाद BIS के अनुसार कौन सा सुरक्षा उपकरण PPE1 के अंतर्गत आता है। PPE1 क्या है, PPE2 क्या है, PPE3 क्या है, ये सब इनके नंबरिंग होते हैं। अब जैसे इनने कहा PPE1 के अंतर्गत क्या आता है, PPE1 के अंतर्गत हेलमेट है, सुरक्षा जूते हैं, एयर प्रोटेक्शन है, या आपकी हार्म हैंड प्रोटेक्शन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या दोस्तों, हेलमेट। हेलमेट यानी कि जो आपकी सिर की सुरक्षा करेगा वो आपके इसी के अंतर्गत आ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हेलमेट, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सभी को इसका देखो जवाब देना चाहिए। वास्तव में तो ये है कि सभी को इसका जवाब देना चाहिए। सोने की, क्या है दोस्तों, सोने की, ये वो वाला सोना नहीं, स्लीप वाला, ठीक है ना। ये एक धातु का नाम है जिसे हम गोल्ड के नाम से जानते हैं। तो सोने की विद्युत चालकता कितनी होती है। देखो आपको सोने की पता होनी चाहिए, चांदी की पता होनी चाहिए, तो ये सभी ऑलमोस्ट आपको पता होनी चाहिए। इसने कहा सोने की चालकता कितनी होती है, तो परसेंटेज में इसमें दी गई है। सोने की कितनी होगी दोस्तों, 67 है, सॉरी 56 है, 67 है, 94 है, 100 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 67, 67, ठीक है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, 67। विद्युत आवेश की इकाई क्या है, विद्युत आवेश की इकाई क्या है दोस्तों, विद्युत आवेश की इकाई यानी कि वोल्ट है, हर्ट्ज है, या एम्पियर है, या कूलाम है। देखो जो आपकी वोल्ट होती है ये किसकी इकाई होती है, वोल्टेज की। किसकी होती है दोस्तों, वोल्टेज की। हर्ट्ज आपकी किसकी होती है, आवर्ती। किसकी दोस्तों, आवर्ती, ठीक है। उसके बाद इसका क्या हो गया, एम्पेयर धारा। बच क्या गया, कूलाम। तो कूलाम ही क्या है, विद्युत आवेश की इकाई। कूलाम क्या है इसकी इकाई। तो यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कूलाम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है नेक्स्ट, विद्युत स्थिर विद्युत प्रवाह क्या है, ठीक है। इस क्या है, स्थैतिक आरोप है, काइनेटिक शुल्क है, रासायनिक शुल्क है, या विद्युत शुल्क है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्थैतिक आरोप है यानी कि स्टैटिक चार्ज है। उसके बाद है, किसी विद्युत चालक के माध्यम से किसी विशेष दिशा में इलेक्ट्रॉन की गति को क्या कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं तो वो कह रहा है उस चीज़ को क्या कहा जाता है, किसी चालक के माध्यम से किसी विशेष दिशा में इलेक्ट्रॉन की गति को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध, इंडक्टेंस, कंडक्टेंस, या विद्युत धारा। क्या बोलते हैं दोस्तों से, विद्युत धारा, यानी कि ऑप्शन नंबर A4 बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। नेक्स्ट, कौन सी सामग्री बिजली का संचालन करती है, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें जिसमें विद्युत का प्रवाह हो सकता है। माइका यानी कि अभ्रक, कागज़, कांच, या तांबा। तो ऐसा आई होप ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको नहीं पता, तांबा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, किसी भी माध्यम में आवेशित कण की गति का क्या नाम है, क्योंकि किसी भी माध्यम में आवेशित कण की गति का क्या नाम है। करंट है, वोल्टेज है, प्रतिरोध है, या आवर्ती है। इसको अच्छे तरीके से एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। किसी भी माध्यम में आवेशित कण, इसने देखो किसकी बात करी, आवेशित कण की गति का नाम आपको बताना है, क्या नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करंट। क्या है दोस्तों, करंट, करंट इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आंसर हो गया इसका, करंट। उसके बाद है 4 लाइन स्वतंत्र के लिए, अभी क्वेश्चन छोड़ दो, इसको बाद में बताएंगे। चालकता की गणना के लिए किस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, आपको भी पता है चालकता का मतलब क्या होता है, 1/R, यानी कि प्रतिरोध का उल्टा आप कह सकते हैं। जैसे कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, V = I/R, ठीक है। अब यदि आप यहाँ से R की वैल्यू निकाल ले तो क्या हो जाएगा, V/I। तो ये क्या आया, हाँ, प्रतिरोध, ठीक है।
यदि आप 1/r कर दोगे तो यहाँ भी तो आपका चेंज हो जाएगा, या I/v, क्या हो जाएगा I/v, ठीक है ना। तो यो I/v क्या हुआ, चालकता, ठीक है ना। I/r क्या हुआ, चालकता, और यहाँ क्या I/v क्या हो गया, चालकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि A4, ठीक है ना। क्या हो जाएगा A4, I/v। किसी विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुना 10⁸ इलेक्ट्रॉन, या 6.25 गुना 10⁸ 12, या 6.25 गुना 10⁻16, या 6.25 गुना 10⁻18, ठीक है ना। तो ये डाटा आपको ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, एक आध स्टूडेंट को छोड़कर। 6.25 गुना 10⁸ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट लास्ट अभी तो क्वेश्चन है, आज देखते हैं 50, या तो करेंगे ट्रेड थ्योरी भी, या वर्कशॉप और ईडी भी कर लेंगे साथ में, ठीक है ना। अभी देखते हैं, विद्युत कंडक्टेंस के ऊपर आवरण में क्यों प्रदान किया जाता है, विद्युत कंडक्टेंस के ऊपर आवरण क्यों प्रदान किया जाता है, धारा प्रवाह को बढ़ाने के लिए, धारा प्रवाह को कम करने के लिए, धारा प्रवाह को कम करता है, या दो ऑप्शन बिल्कुल सेम दिए हुए दोस्तों, ठीक है ना। करंट फ्लो, इसमें एक वोल्टेज है, यदि आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, यहाँ से ने करंट दिया है और यहाँ से वोल्टेज दिया है, तो ये धारा प्रवाह नहीं है। एक जगह देखो यहाँ फ्लो ऑफ, यहाँ लिखा ना करंट फ्लो, और यहाँ वोल्टेज रेटिंग, यानी कि दोनों में कुछ ना कुछ यहाँ से मतलब उन्होंने गलती कर दी है। और उसके बाद इसने कहा वोल्टेज रेटिंग को कम करने के लिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेटिंग कम हो जाती है। तो इसमें जो इसका आवरण चढ़ाया जाता है, यदि आवरण ना चढ़े तो वोल्टेज रेटिंग जो है कम हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लीकेज हो जाएगा, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, जल विद्युत स्टेशन में, ठीक है ना, सही है, हाँ, जल विद्युत स्टेशन में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उष्ण ऊर्जा को, प्रकाशीय ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को, या यांत्रिक ऊर्जा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को। क्या हो जाएगा दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को। उसके बाद है, तांबे में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत होता है 56%, 67%, 94%, या 100%। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी, 94%। अब एक चीज़ समझ में आ रही होगी दोस्तों, तांबे का ये है, अभी आपने दो चीज़ पढ़ ली, गोल्ड, सोना, क्या पढ़ा था, सोना, ठीक है ना। ये सोने का हो गया, और ये आपका किस चीज़ का हो गया, तांबे का। अब देखो दोस्तों, दिक्कत क्या होती है, जब आपने दो का रिलेट कर लिया है, अब आपके पास दो बचा और लिख को आपको ये मिलेगा। अब इसमें एक चांदी का बच गया, एक एल्यूमिनियम का बच गया, ठीक है ना। अभी आगे आपको वो भी मिलेगा, तो वहाँ भी मैं सारी चीज़ आपको एक बार बता दूंगा, लेकिन आप कोशिश क्या करोगे, जो भी आप लिखते चलो, जो भी आप समझते चलो, वो साथ के साथ एक छोटी सी कॉपी बना लो, कोई ज़्यादा 20-30 रुपये वाली नहीं है, वो सॉरी ज़्यादा महंगी नहीं, 20-30 रुपये वाली कॉपी बना लो, उसमें छोटे छोटे सी चीज़ है, लिखते चले जाओ, ठीक है ना। उसके बाद है, इंसुलेशन सामग्री के मूलभूत गुण क्या है, इंसुलेशन सामग्री के मूलभूत क्या होते हैं, लंबाई और पार अनुभागीय क्षेत्रफल, कम प्रतिरोध और उष्ण ताप और बिजली के खतरे, या इंसुलेशन प्रतिरोध को ढकना। क्या होता है दोस्तों, इंसुलेशन प्रतिरोध को ढकना। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इंसुलेशन प्रतिरोध और ढकता हुआ ताकत। अर्धचालक में कौन सी सामग्री, अर्धचालक के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है, गैलियम और आर्सेनिक, चांदी और एल्यूमिनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी, या सिलिकॉन और जर्मेनियम। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, बिल्कुल जो सही आंसर होने वाला है। ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके अर्धचालक के लिए कौन से, दोस्तों अर्धचालक के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद है नेक्स्ट, तार मुड़ा होने पर भी इंसुलेशन कोटिंग कैसे क्षतित नहीं रहती है, तार का प्रतिरोध के कारण, उच्च धारा प्रवाह के कारण, इंसुलेशन को लोचदार गुण के कारण, या तार सामग्री की ताकत के कारण। तो इसका सही आंसर जो आपको होने वाला है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, इंसुलेशन के लोचदार गुण के कारण। क्या हो जाएगा, लोचदार गुण के कारण। उसके बाद है नेक्स्ट, यदि किसी चालक का व्यास बढ़ा दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों एक चीज़ पता है, यदि आप व्यास बढ़ा रहे हो तो धारा का मान आप उसमें क्या हो जाएगा, आप भी जानते हो कि जो क्षेत्रफल जो होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रतिरोध बढ़ेगा नहीं, अधिक करंट का विरोध करेगा नहीं, अधिक वोल्टेज ड्रॉप होगी नहीं, उच्च
बिल्कुल सही आंसर है, उच्च वर्तमान प्रवाह की अनुमति देगा। यानी कि करंट जो है इसमें बहुत ही, प्रतिरोध जो है कम हो जाएगा, व्यास बढ़ने से प्रतिरोध कम होगा। यानी कि यदि कोई अधिकतम करंट आएगा तो उसमें को फ्लो करने की अनुमति दे देगा, जिसमें कि उसमें ग्राउंडिंग हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, आपका सॉकेट होता है तो सॉकेट में यहाँ सबसे बड़ा होता है, और जबकि यहाँ आपके जो होते हैं वे छोटे छोटे होते हैं। तो जो आपका होता है इसका क्षेत्रफल बड़ा इसलिए होता है जिसमें ग्राउंडिंग हो सके, क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक होता है। व्यास बढ़ा तो प्रतिरोध घटेगा। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विद्युत क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम में विद्युत धारा की चालकता का प्रतिशत कितना होगा? कितना होगा दोस्तों? 22%, ठीक, या 47%, या 56%, या 76%? तो इसका जो आंसर होने वाला है 56%। क्या होगा? 56%। अब ये किसका हुआ? एल्यूमिनियम का। अभी अपने दो चीज़ का और पढ़ा था अभी पहले, गोल्ड का और तांबे का। ठीक है, तांबे का आपने कितना पढ़ा? 94%, और इसका कितना पढ़ा था? 67%। तो एल्यूमिनियम का आपको 56 मिला, गोल्ड का आपको 67 मिला, तांबे का आपको 94 मिला। अब किसका बचा? चांदी का, और चांदी का क्या हो जाएगा? 100%। तो ये डाटा आपको आई होप पूरी की पूरी सारी चीज़ एक दौर से पता लग गई होगी। आगे, तार का आकार मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वर्ग का प्रयास करें, स्टील का नियम करें, फेमर गेज करें, या मानक गेज? देखिए, आपको पता है SWG का हम प्रयोग करते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज। इसे हम क्या बोलते हैं? SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज। तो इसका ही हमें प्रयोग करना होता है, मानक गेज का आकार पर हमें प्रयोग करना होता है। किस धातु में विद्युत धारा की चालकता बहुत अच्छी होती है? तो सबसे अच्छी चालकता इसने क्या, विद्युत धातु में, किस धातु में, सॉरी विद्युत में किस धातु में विद्युत धारा की चालकता सबसे अच्छी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी में सबसे अच्छी होती है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट एंड लास्ट, आज यहाँ तक ही रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत लंबी वीडियो हो गई है। तो अगर इसका प्यार, इस वीडियो पर अगर आपका प्यार अच्छा रहा, नेक्स्ट पूरा का पूरा यानी कि 75 के 75 क्वेश्चन एक ही क्लास में करा दिए जाएंगे। उसके बाद है, अभी हमारे पास बहुत सारे सेट, टेंशन मत लो। विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताओ। मीटर, टेस्टर, माइक्रोमीटर, या वर्नियर क्लिपर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीटर, क्योंकि टेस्टर फेज बताएगा, माइक्रोमीटर आपका क्या बताएगा? माइक्रोमीटर भी एक तरीके से गेज ही करता है, यानी कि ये भी क्या बताता है? व्यास ही बताता है। ठीक है ना? तो इसका जो सही आंसर आपका हो गया मीटर हो गया। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, उससे क्या है, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है आपको पढ़ाने के लिए। अभी हमारे पास बहुत सारे सेट हैं, यदि आपका प्यार अच्छा रहा तो बेफिक्र रहो कि आपकी तैयारी को जो बिल्कुल इतनी अच्छी करा देंगे कि हो सकता है अच्छे, अब जो नेक्स्ट टाइम के टॉपर हो उनमें आपका भी नाम जरूर आए। लेकिन दोस्तों हमें ये जरूर बता दो आप कौन सी ट्रेड के हो और कौन से स्टेट से आप पढ़ाई कर रहे हो, जिससे हमें पता लग जाए कि हमारे साथ कितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। और जिस ट्रेड के हमारे पास ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए होंगे हम उनका नाम भी यहाँ से आपको बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले हमने कई क्वेश्चन आपसे पूछे भी है, लेकिन आप कोई रेस्पॉन्स नहीं देते, कोई जवाब नहीं देते। आपसे कोई MCB के बारे में पूछ लो, ELCB के बारे में पूछ लो, किसी की फुल फॉर्म पूछ लो, आप कोई कमेंट सेक्शन में जवाब ही नहीं देते। तो कहीं कहीं हमें लगता है कि आपको पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं है। यदि आपको इंटरेस्ट है तो एक लाइक जरूर कर दिया करो, और जो सवाल आपसे पूछो बेशक गलत बताओ लेकिन बता तो दिया करो दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।